नमस्कार दोस्तों, मैं राजू घासल चौधरी। वेलकम टू नर्सिंग अरेना ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आज एक डिजीज़ है जिसका नाम है वेस्ट नाइल वायरस फीवर डिजीज़। वेस्ट नाइल वायरस डिजीज़ जो कि एक स्पेशल टाइप की वायरल इन्फेक्शन है जो कि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कोज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। दैट मीन्स ऐसा वायरल इन्फेक्शन जो कि ब्रेन तक जाके ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस करता है, और उसी को क्या बोला, वेस्ट नाइल वायरस। और वेस्ट नाइल वायरस एक वायरल डिजीज़ है। ये जो वायरस है वो फ्लेवी वायरस जो जीनस फैमिली का है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, फ्लेवी वायरस के अंदर डेंगू वायरस, येलो फीवर वायरस, जीका वायरस, सब वायरस का आपने नाम सुना होगा। इन सब की ही जीनस का एक डिजीज़ है जिसका नाम है वेस्ट नाइल वायरस। तो ये डिजीज़ है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर फेटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोज कर रही। फेटल्स का मीन्स है घातक है, जो कि हार्मफुल है, हार्मफुल डिजीज कोज करती है न्यूरोलॉजिकल। नेक्स्ट अपन बात करें कि WN इसका शॉर्ट नेम में नाम क्या है, WNV, वेस्ट नाइल वायरस या वायरल फीवर भी या वेस्ट नाइल फीवर भी इसको बोला जाता है। तो वेस्ट नाइल फीवर है, ये फेटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोज करता है इन ह्यूमंस के अंदर। किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। जनरली ये वायरस है, ये ट्रांसमिट किया जाता है मॉस्किटोज के द्वारा, मच्छर के द्वारा, क्योंकि डेंगू वायरस की ही जीनस का ये वायरस है। क्योंकि नेक्स्ट अपन बात करें तो इट इज मेंबर ऑफ जीनस फ्लेवी वायरस, और फ्लेवी वायरस जीनस का है। और इस फ्लेवी वायरस के अंदर जो आपने नाम सुने हैं, डेंगू वायरस है, डेंगू, जिका, येलो फीवर, ये सब किस वायरस के? फ्लेवी जीनोम है, इस जीनस का है। दैट मीन्स इसी जीनस का क्या है, इसी का है वेस्ट नाइल वायरस। तो ये भी सेम जो है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है जो कि ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल या ह्यूमंस बींग्स के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस कोज करता है। और नेक्स्ट अपन बात करें तो जो ये वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन के इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें, इंक्यूबेशंस का मीन्स होता है कि पैथोजन की एंट्री के बाद बॉडी के अंदर साइन सिम्टम्स या लक्षण आना। लक्षण कब से आता है? 3 to 14 डेज। जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हो, अभी लेटेस्ट चल रहा है कोरोना वायरस, वो भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। उसका भी इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 14 डे क्वारंटाइन होता था, आजकल 28 डेज कर रहे हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 14 डेज। ये फ्लेवी वायरस जीनोम का है, और ये इस फ्लेवी वायरस के अंदर डेंगू, जिका वायरस, येलो फीवर वायरस और वेस्ट नाइल वायरस आते हैं। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। और कैसा वायरस है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। कैसा वायरस है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। तो RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, वो फेटल न्यूरोलॉजिकल डेथ कोज, फेटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज है वो कोज कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांसमिशन का मतलब है ये बीमारी है किस प्रकार फैलती है। जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हो कोरोना कैसे फैल रही है? ड्रॉपलेट से फैल रही है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर बात करने से या साथ का जो है सोशल डिस्टेंसिंग। उसी प्रकार जो इसकी जो मेनली ट्रांसमिशन है वो है मॉस्किटो। तो डेंगू की बीमारी आप अच्छी तरह से जानते हो, डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से, मॉस्किटो से। तो इसका भी ट्रांसमिशन है, कौन करता है? मॉस्किटो। मेनली जो ये इन्फेक्शन है ये एनिमल्स में, जो हॉर्स, घोड़े हैं, इसके अलावा बर्ड्स से जो इन्फेक्टेड है, उनसे ये ह्यूमन बींग्स में अंदर फैलता है। उनसे कैसे कौन लेके आता है? ट्रांसमिशन का काम कौन कर रहा है? वेक्टर का काम कर रहा है मॉस्किटो में भी जो क्यूलेक्स फैमिली है, क्यूलेक्स फैमिली का जो है वो इसमें जो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज है, इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांसमिशन का मतलब होता है डिजीज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, डिजीज फैल कैसे रही है। जैसे अभी कैसे फैल रही है, अभी कोरोना है वो ड्रॉपलेट से फैल रहा है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से फैल रहा है। इसी प्रकार जो वायरल फीवर है ये फैल रहा है मॉस्किटो से। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन के अंदर इसका प्राइमरली जो मेन ट्रांसमिशन है, प्राइमरली
प्राइमरली है वो इसका ट्रांसमीटर कौन है, मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी मोस्ट कॉमन जो है वो फैमिली है क्यूलेक्स। जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, इस फैमिली का जो है मच्छर मॉस्किटो है जो कि ट्रांसमिट करता है डिजीज से। डिजीज को कौन कर रहा है, ट्रांसमिट। स्पीसीज ऑफ क्यूलेक्स स्पीसीज लिख सकते हो, स्पीसीज। जो क्यूलेक्स की स्पीसीज मॉस्किटो है वो कि डिजीज को रेस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिशन के लिए। जो है इसका होस्ट की अगर बात करें कि जो इन्फेक्शन है वो होस्ट किस किस में प्रेजेंट हो सकता है। होस्ट का मतलब जिसके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट है। होस्ट के लिए अपन बात कर सकते हैं हॉर्स, जो घोड़े हैं, एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर सारे एनिमल्स आगे। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड बर्ड्स, जो पक्षी है, अगर इन्फेक्टेड बर्ड्स है और बर्ड्स को जो कि नॉन वेजिटेरियन अगर वो बर्ड्स खाने में यूज़ कर रहे हैं तो उनसे वो बीमारी है उनके अंदर जा सकती है डायरेक्टली बिना मॉस्किटोज के। तो इन्फेक्टेड बर्ड्स है उनके कॉन्टैक्ट से, एनिमल से और हॉर्स से। तो हॉर्स प्रोडक्ट में वेरी जो इम्यूनोग्लोबुलिन से वो काम में लेते हैं। इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट से ये वायरस कैरी कर सकता है। नेक्स्ट बात करें रेयरली स्प्रेड। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो सकता है। तो रेयरली स्प्रेड्स के अंदर आ सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर ये वायरस है, WNS वेस्ट नाइल वायरस का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, उसका ब्लड किसी और पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो भी उसको वेस्ट नाइल वायरल जो डिजीज है वो कॉज हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी के अंदर जो मदर है, मदर से एक इन्फेक्शन है वो बच्चे के अंदर जा सकता है, मदर टू फीटस। तो फीटस के अंदर वो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। इस टाइप्स के इन्फेक्शन को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मीन्स है ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि मदर से फीटस के अंदर, जो फीटस ग्रो कर रहा है वूम के अंदर, उसके अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, वो होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन और आफ्टर डिलीवरी जो है ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी ये वायरस है वो कोज कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग जैसा कि HIV भी क्या है, वायरल डिजीज है, और HIV में भी ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेट है। उसी प्रकार का कोई लेडीज है जिसके अंदर वेस्ट नाइल वायरस डिजीज है, अगर वो डिलीवरी होती है तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि रेयरली इससे भी फैल सकती है। मेनली प्राइमरी कौन है, प्राइमरी जो है मॉस्किटो की वजह से ही ये बीमारी है वो फैल रही है। मॉस्किटो की वजह से जो मच्छर है वो उसके अंदर ये उसकी जो सलाइवा है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है वायरस। उस वायरस जो है होस्ट जो एक वेक्टर का काम करता है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिस्क फैक्टर के कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जो कि ये डिजीज कोज कर सकते हैं, जिनकी वजह से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिस्क फैक्टर। तो कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है, तो रिस्क है, रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट बात करें रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर के अंदर देखा गया कि जो ऐसा पर्सन जिसकी एडवांस एज का मीन्स है अबाउ 60 साल से अगर उम्र है वो अबाउ 60 ईयर्स। तो उम्र जैसे ही एडवांस एज होगी तो उस बॉडी की जो है डिफेंस है, इम्यूनिटी है, वो क्या होती जाएगी, डिक्लाइन फेज में होगी। इम्यूनिटी है बॉडी की वो एज के साथ डिक्लाइन होती है। जैसा कि बच्चे के अंदर कम होती है, उसका रीजन है वो डेवलपमेंट फेज में होती है। अडल्ट के अंदर प्रॉपर अच्छी इम्यूनिटी होती है, जैसे जैसे एडवांस एज होती जाती है इम्यूनिटी डिक्लाइन फेज में, मतलब इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है, और कमज़ोर होगी तो ससेप्टेबल होगा फॉर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो किसी भी टाइप्स का इन्फेक्शन उसको इजीली लग सकता है बजाय एडोलिसेंट या एडल्ट की तरह। तो एक तो एडवांस एज फैक्टर हो गया, इसका रिस्क फैक्टर है। दूसरा अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो दूसरा रिस्क फैक्टर है इम्यूनो सप्रेसेंट क्लाइंट का मीन्स ये अगर कोई पर्सन है जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस है, HIV वायरस जिसको अपन बोलते हैं, इस वायरस का इन्फेक्शन है।
ये वायरस मेनली क्या कर रहा है, CD4 जो सेल्स है इस पे क्या कर रहा है, इसको डिक्रीज कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है। ये सेल्स है रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। तो इस पर्सन में इम्यूनिटी क्या है हो रही है, इम्यूनिटी लो है, और लो इम्यूनिटी में ये वायरस है वो डिजीज कॉज कर सकता है। तो सेकेंड जो रिस्क फैक्टर है वो क्या हुआ, इम्यूनोसप्रेशन। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर की बात करें तो जेनेटिक हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब है पर्सन जिसके अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है या जेनेटिक वेरिएशन की वजह से उसमें इजीली वायरस है वो डिजीज कॉज कर सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस डायबिटिक मेलाइटस। ये दोनों भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से डिजीज। और थर्ड है हाइपरटेंशन। तो इनकी वजह से भी इस पेशेंट में जो वेस्ट नाइल वायरस है वो डिजीज कोज कर सकता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, इसलिए इसको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करूंगा मैं साइन और सिम्टम्स की। ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ये ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जिसके अंदर 80% पर्सन के अंदर कोई भी साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहा है, लेकिन 20% जो पीपुल्स है जिसके अंदर ये वायरल इन्फेक्शन हो के सिम्टम्स शो होंगे, उसमें भी जो जनरल फ्लू लाइक जो सिम्टम्स है, जो कि एक नॉर्मल फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस वे भी क्या है फ्लू वायरस, उस जैसे जो सिम्टम्स है वो अपीयर पेशेंट में देखने को मिलेंगे। इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स में यह है पर्सन को हेडेक, वॉमिटिंग, मस्कुलर एक और नोजिया, डायरिया, जो ये नॉर्मल जो सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो 80% में तो ये बीमारी है वो आपने शायद नाम सुना होगा या नहीं सुना तो आज सुन रहे हो, लेकिन ये बीमारी 80% तो पीपल्स के अंदर सिम्टम्स ही नहीं आती, दैट मीन्स उसमें वो रिकवर हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो 20% पीपल्स के अंदर क्या होती है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। वायरल इन्फेक्शन है जो कि ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, जिसको बोल सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सिम्टम्स तो 80% जो पीपुल्स है उसके अंदर तो 80% इन्फेक्टेड पर्सन नो सिम्टम्स। तो 80% मेजर पार्ट है, 80% में तो कोई किसी भी प्रकार का सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा। जो 20% बचे हुए हैं, 20% जो ह्यूमंस है या 20% जो पर्सन है उसके अंदर क्या होंगे फ्लू लाइक जो सिम्टम्स होंगे। 20% इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड ह्यूमंस shows flu like symptoms। तो फ्लू लाइक सिम्टम्स की एक लिस्ट है जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। ये फ्लू लाइक जो सिम्टम्स है किसी भी प्रकार का वायरल या बैक्टीरियल जो कि फ्लू कोज कर रहा है, H1N1 का जो फ्लू वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप का होता है, वो फ्लू जैसे सिम्टम्स है वो पर्सन में देखने को मिलेंगे। फ्लू लाइक सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो फीवर पेशेंट को आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर तो आना ही आना है। हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, कोई भी बीमारी हो लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना। और फीवर विद चिल्स आ सकता है, क्योंकि ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो चिल्स भी देखने को मिलेगा, जैसे मेनिंजाइटिस में फीवर विद चिल्स है। इसके अलावा फीवर आएगा तो पर्सन को क्या होगी एक्सेसिव स्वेटिंग, जैसे कि मलेरिया में देखने को मिल रही है उसी प्रकार इसी में भी स्वेटिंग स्टेज है वो देखने को मिलती है। और सम कंडीशन में पेशेंट में रेसेस भी हो सकते हैं। एब्डोमिनल के ऊपर क्या है चक्कते ये दाने देखने को मिल सकते हैं। और मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर पेन एंड वीकनेस,
तो जो वायरल जो नॉर्मल फ्लू वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है, जैसे कि सर्दी जुकाम, वो क्या है, नॉर्मल फ्लू है, तो उस सर्दी जुकाम के अंदर ये सारे सिम्टम्स पर्सन को देखने को मिलता है। जुकाम लगना बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लू लाइक। तो जुकाम में हल्का फीवर भी आ सकता है, हेडेक रहता है, नोजिया, वोमिटिंग, समटाइम्स डायरिया, भूख न लगना, चिल्स या एक्सेसिव स्वेटिंग, रैसेज, मस्कुलर पेन और वीकनेस, ये सारे के सारे जो है सिम्टम्स वो देखने को मिल सकते हैं। जो इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वह अक्यूट बोल सकते हैं इसको, अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस। ये इंपॉर्टेंट साइन है क्योंकि ये कैसी डिजीज है, नर्वस सिस्टम की डिजीज है, नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से अक्यूट सडनली फ्लैसिड पैरालिसिस पर्सन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स के बाद में अपन बात करेंगे डायग्नोसिस। अब सिम्टम्स अगर ऐसे आते हैं तो पर्सन क्या करेगा, हॉस्पिटल जाएगा, और हॉस्पिटल जाएगा तो डॉक्टर को क्या बताएगा, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, मुझे इस तरह से हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, और मैंने, तो डॉक्टर आपको हिस्ट्री लेगा कि आपने खाने में क्या खाया था, या फिर आप कहीं ट्रेवल करके आए हो, या आपके कोई आप वेटनरी डॉक्टर हो तो डेट मीन्स आप एनिमल्स का ट्रीटमेंट करो तो भी कैरी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या आप बता सकते हो कि आपसे हिस्ट्री लेगा किस प्रकार के एरिया में है वो रेजिडेंट है आपका, दैट मीन्स ऐसे एरिया जहाँ पे मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर आप जो नॉन वेजिटेरियन या बर्ड्स वगैरह है उसका अगर आपने फूड खाया है उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर ये सारी हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। तो डायग्नोसिस, नेक्स्ट अपन बात करें डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस के अंदर मेनली होता है हिस्ट्री और हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन दोनों। इसके बाद में जो नेक्स्ट डायग्नोसिस रहता है RT-PCR, जैसा कि आप लोग अभी के न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ रहे हो रोज, कोरोना के अंदर भी कौन सा टेस्ट हो रहा है, RT-PCR। क्या होता है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। जैसा कि इंट्रोडक्शन की डिजीज में बताया था, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। कैसा वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस की जो है इसमें ये RT-PCR टेस्ट है, दैट मीन्स इसकी कॉपीज है वो रिवर्स पॉलीमरेज चेन बन जाएगी, इसकी कॉपी डुप्लीकेसी बहुत जल्दी बनाता है वायरस। तो इसका जो RT-PCR टेस्ट है वो मेनली है डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। सेकंड जो इसका टेस्ट है वो वायरल कल्चर, वायरल कल्चर टेस्ट, दैट मीन्स लेबोरेटरी के अंदर सैंपल लेके उस सैंपल को ग्रो करवाएंगे कल्चर मीडिया में, और कल्चर मीडिया के अंदर अगर वायरस की कॉलोनी बन रही है तो दैट मीन्स पर्सन में क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरस कल्चर ऑफ CSF, जो CSF होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में क्योंकि ब्रेन को इफेक्ट कर रही है, तो ब्रेन से सैंपलिंग कैसे लोगे, ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, ब्रेन के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है तो वो फ्लूइड में भी होगा, तो फ्लूइड्स का CSF का एनालिसिस, CSF से क्या करेंगे, कल्चर करेंगे वायरस का, CSF का कल्चर लगा देंगे और वायरस की ग्रोथ कितनी वो मॉनिटाइज करेंगे। नेक्स्ट जो टेस्ट है इसके अंदर एलाइजा, एलाइजा टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये भी एक प्रकार का जो है डिजीज डायग्नोसिस टेस्ट है जो कि वेरियस डिजीज के अंदर किया जाता है, जैसे सिफिलिस है, इसके अलावा एड्स है, इन सब की डिजीज है इसके अंदर, वायरल जितने HIV एड्स, इनमें क्या कौन सा टेस्ट करते हैं, एलाइजा टेस्ट। इसके अलावा वायरस आइसोलेशन बाय सेल कल्चर, नेक्स्ट जो टेस्ट है वायरस आइसोलेशन, वायरस आइसोलेशन बाय सेल्स कल्चर, तो सेल्स का है कल्चर करके वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है। जिस और लास्ट इसके अलावा जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट, तो डिटेक्टिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, IgM, अगर
उस पर्सन में IgM अगर डिटेक्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो IgM जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कि वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ बनती है, अगर पर्सन में IgM फाइंड आउट है दैट मीन्स उसको वायरल इन्फेक्शन रिसेंटली हुआ है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कम होती है और हाफ लाइफ कम होने की वजह से अगर रिसेंटली ट्रेस हो रही है, रिसेंटली ट्रेस होने का मीन्स है बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसके खिलाफ इस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ जो कि उस वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रोडक्शन हुआ। तो अगर ये डिटेक्ट हो रही है दैट मीन्स पर्सन में वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो ये हो गए डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद में अपन बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। डायग्नोस होने के बाद में क्या होता है? ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। तो इसका जो वैक्सीन है ह्यूमन बींग्स के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया है, जैसे कि कोरोना का भी नहीं है, लेकिन जो ये WNS जो है वेस्ट नाइल वायरस, इसका ह्यूमन बींग्स के लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन एनिमल्स के लिए वैक्सीन इसका डेवलप है। एनिमल्स से इन्फेक्शन मेनली एनिमल्स बर्ड से आ रहा है, लेकिन एनिमल्स में ये वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन ह्यूमन बींग में ये अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो अभी है नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर ह्यूमंस। नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के लिए अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी, क्योंकि वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ह्यूमन के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन एनिमल्स के लिए इसकी वैक्सीन आ चुकी है। नेक्स्ट जो ये तो होगी वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? पेन किलर्स देंगे। पेन किलर्स मेडिसिन टू कंट्रोल पेन, टू कंट्रोल या टू मिनिमाइज पेन। तो पेन हो रहा है पर्सन के अंदर, मस्कुलर एक हो रहा है, उसको रिलीव करने के लिए पेन किलर है वो पेशेंट को देंगे। तभी जो पेन किलर्स है वो फीवर को भी रिड्यूस करेगी, एंटीपायरेटिक का भी काम करेगी, साथ में एंटी जो एनाल्जेसिक का भी काम करेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन पर्सन को क्या कर देंगे? हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन से क्या होगा? वो बेड रेस्ट पे रहेगा, बेड रेस्ट पे रहेगा, और बेड रेस्ट की वजह से जो उसकी है एक्टिविटी क्या होगी? कम, जिसकी वजह से बॉडी उसकी है वो ऑटो इम्यूनिटी है, बॉडी डेवलप करेगी, जिसकी वजह से जो पर्सन में जो डिजीज सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट IV फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड्स। इंट्रावीनस फ्लूइड्स है वो हॉस्पिटल में क्यों देंगे? क्योंकि पेशेंट के अंदर अपने सिम्टम्स देखा था, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, इन सब में जो है वाटर का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का क्या हो रहा है? इनसेंसिबल लॉस। तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस क्यों हो रहा है? डायरिया की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, फीवर आ रहा है तो फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हीटिंग हो रही है बॉडी में, हीटिंग की वजह से बॉडी में है जो फ्लूइड लॉस हो रहा है। फ्लूइड लॉस को मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए पेशेंट में IV फ्लूइड्स देंगे। और जो नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सपोर्ट। रेस्पिरेटरी, अगर पर्सन को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, डिस्निया की प्रॉब्लम हो रही है, तो डिस्निया की प्रॉब्लम के लिए पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि बाईपेप, CPAP, वेंटिलेटर, इनका जो है सपोर्ट पेशेंट को देना है। तो नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन फ्रॉम सेकेंडरी इन्फेक्शन, फ्रॉम सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो पर्सन के अंदर जो दूसरे इन्फेक्शन और लग सकते हैं उनसे उसको क्या करना है? बचाना है। दैट मीन्स पर्सन को प्रॉपर है असेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल हैंड वॉशिंग के लिए बोलना है, प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है मास्क लगाने के लिए उसको बोलना है, क्योंकि ये जो है, इसके अलावा पर्सन को जो है क्लीन और काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है ताकि उसको, और साथ में जो है मॉस्किटो से उसको बचाना है मेनली, क्योंकि मेन जो ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो रहा है? मॉस्किटो के द्वारा। तो मॉस्किटो से उसको बचाना है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन ताकि उसको कोई भी ना लगे। हॉस्पिटलाइज है तो हॉस्पिटलाइज से भी क्रॉस इन्फेक्शन पेशेंट को कैरी हो सकते हैं, जिसके लिए उसको पेशेंट को जो प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, उसको न्यूट्रिशन डाइट देनी है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और पर्सन को है
फ्रेश एयर देनी है ताकि जो है उसकी रिकवरी रेट में क्या है इम्प्रूवमेंट हो सके। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद में अपन पढ़ेंगे प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट का जो मेन इसका बचाव ही उपचार है। वायरल डिजीज का मेन ट्रीटमेंट अभी तक कोई नहीं आता। मेनली ट्रीटमेंट इसका कुछ नहीं होता, वायरस का बचाव ही उपचार है। बचाव कैसे? क्योंकि मेन को अपन को पता है कि ये किससे फैल रही है, मॉस्किटो से या जानवरों से या पक्षियों से। तो दैट मीन्स जो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रिवेंशन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्रिवेंशन। तो बचाव ही इसका क्या है, उपचार है। तो बचाव किस प्रकार से अपन कर सकते हैं? अगर कोई पर्सन जो कि वेटनरी का काम कर रहा है या वेटनरी डॉक्टर है, तो जो भी वेटनरी अगर एनिमल्स को हैंडल करे तो प्रॉपर ग्लव्स है, मास्क है, या जो आपके जो प्रोटेक्टिव कवर है, क्लॉथिंग है, उनका अगर इस्तेमाल करेगा तो कोई भी जो एनिमल रिलेटेड प्रोसीजर है जिसकी वजह से फ्लशिंग है हो रही है, तो वो उसके जो क्लॉथ्स पे नहीं आएगी तो पर्सन को है वो फैलेगा नहीं। तो प्रिवेंशन अपन नेक्स्ट बात करें प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है इस वायरल डिजीज से है जो वेस्ट नाइल वायरस है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम होस्ट। प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम होस्ट। तो जो घोड़े पालते हैं दैट मीन्स जिनका जो है ऑक्यूपेशन है, वो धंधा है कि वो जानवरों को घोड़े वगैरह रखते हैं, घोड़े घोड़ी, तो उनमें उनसे ये बीमारी आ रही है। तो दैट मीन्स जो पॉसिबिलिटी अगर घोड़ों में ये बीमारी आ रही है तो घोड़ों के लिए क्या है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो उन जानवरों के लिए जो पालतू जानवर है उनको क्या करवा दिया जाए, वैक्सीनेशन, जिससे उनसे इन्फेक्शन है ह्यूमन बींग में ट्रांसफर पर नहीं हो। तो इससे कैसे बताया जा सकता है कि वैक्सीनेशन करवा के, और जो है वैक्सीनेशन करवाना चाहिए एनिमल्स के अंदर ताकि ये डिजीज़ उनसे नहीं हो, उनसे, क्योंकि वो होस्ट का काम करे। तो वैक्सीनेशन और स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन वेटनरी के द्वारा का इस्तेमाल किया जाए। घोड़ों के जो भी रख रखाव है स्टैंडर्ड तरीके से ग्लव्स पहन के उससे केयर की जाए, या फिर आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके जो तरीके काम में लो तो घोड़ों से जो इन्फेक्शन ह्यूमन बींग में नहीं आएगा। दूसरा है रिस्क ऑफ पीपुल, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन पीपुल। reducing risk of infection peoples। दूसरा पॉइंट है रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पीपल्स। इसमें है कि ऐसे जो एफर्ट्स है पीपल में जो रिस्क है इन्फेक्शन की वो कम करना। दैट मीन्स जो पर्सनल हाइजीन, इसके अंदर दो तरफ से रिस्क होती है, एक तो होती है पर्सनल, दूसरी होती है जो कम्युनिटी लेवल पे। मतलब पर्सन खुद अच्छी तरह से ना धो रहा है, खुद जो है मच्छरों से बचाव के लिए पूरे जो है मापदंड वो काम में ले रहा है, लेकिन कम्युनिटी जो बाहर का एरिया है वहाँ पे क्या है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं, वहाँ गंदगी पनप रही है। तो अगर खुद सही है लेकिन कम्युनिटी में अगर खराब है तो वहाँ मच्छर डेवलप होकर आपके घर में वो आ सकते हैं, आपको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो दोनों पे फोकस करना जरूरी है, खुद पे और कम्युनिटी पे। तो दैट मीन्स कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो प्रोटेक्शन मेजर्स है वो अप्लाई करने चाहिए, ताकि समय समय पे जो डीडीटी का है छिड़काव करने चाहिए, जिसकी वजह से जो है मच्छर है वो बाइट नहीं करेंगे, और मच्छर बाइट नहीं करेंगे तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन का वो नहीं होंगे। साथ में पर्सनल के अंदर क्या क्या कर सकते हो आप, जो है लॉन्ग स्लीव्स शर्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हो, लॉन्ग स्लीव्स। इसके अलावा ट्राउजर्स है, लॉन्ग स्लीव्स का शर्ट यूज़ करोगे, ट्राउजर्स पहनोगे तो मच्छर है कम से कम वो आपको जगह ही नहीं मिलेगी, तो वो बाइट कहाँ पे करेंगे। इसके अलावा जो है वो वेरियस जो मच्छर मारने वाली जो आपकी जो है प्रतिरक्षी जिसको बोलते हैं इंसेक्ट रेलिपेंट, इंसेक्ट रेपलेंट बोलते हैं इसको। रेपलेंट का मतलब होता है प्रतिकर्षी। दैट मीन्स जो आप देखते हो लाइटिंग वगैरह जिससे में वो लाइट्स में आकर मच्छर है वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, उस लाइटिंग की वजह से वो मच्छर है वहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं, या फिर ऐसी वाइब्रेशन डिवाइस आती है जिनकी वजह से मच्छर वगैरह है वो दूर ही रहते हैं।
तो ऐसी आप जो टेक्निक्स है वो पर्सनल कम्युनिटी के अंदर वाटर और जो सैनिटेशन है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो रिस्क है एनिमल्स है, तो एनिमल्स में कोई भी प्रोसीजर करो, नेक्स्ट जो रिस्क है एनिमल्स में, तो ग्लव्स पहन के प्रोसीजर करना है या क्लॉथिंग जो है वियर करके, जो जिस टाइप्स का आप देख रहे हो अभी कोरोना वॉरियर्स जो पहन रहे हैं उस टाइप्स का अगर आप क्लॉथिंग जो रिस्क अगर कोई एनिमल है उसकी केयर कर रहे हो तो उस टाइप की अगर क्लॉथिंग करके केयर करते हो तो कोई भी फ्लशिंग वगैरह होगी तो आपके कपड़ों पे नहीं आएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन आप पे नहीं लगेगा तो आपकी फैमिली भी क्या है प्रोटेक्ट है। तो इस प्रकार ये वायरस का जो इन्फेक्शन है। और लास्ट जो है मैनेजमेंट व वेक्टर का कंट्रोल। वेक्टर का कंट्रोल का मतलब जो मच्छरों का कंट्रोल, मच्छरों का कंट्रोल कैसे कि जो मॉस्किटो का जो रिप्रोडक्टिव प्लेस है, रिप्रोडक्टिव प्लेस कहाँ पे होता है, कूलर के अंदर बहुत दिनों से पानी भर रहा है तो वहाँ पे मच्छर डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो नालियाँ हैं वो अगर गंदी है या आपके जो वेडिंग पूल्स है वो अगर प्रॉपर सफाई नहीं करो, क्लीनिंग नहीं है, या बरसात का पानी कहीं जगह ठहर रहा है वहाँ पे मच्छर डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि मच्छर की जो क्यूलेक्स फैमिली है उससे आ रहा है, तो मच्छर की जो सलाइवा है उसमें ये वायरस प्रेजेंट है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हर जगह बैठ रहा है मच्छर। तो इन्फेक्टेड अगर एनिमल पे बैठ के, इन्फेक्टेड एनिमल पे वो मच्छर बाइट करके अपन को बाइट कर रहा है, दैट मीन वहाँ से वो वायरस लाके अपने अंदर ट्रांसमिशन कर रहा है। तो मेन जो मच्छरों से जो डेंगू वायरस के जो प्रिवेंशन में है, डेंगू या जीका वायरस में, दैट मीन आप मास्क का इस्तेमाल करो या मच्छरों के जो वेरियस टाइप्स की क्रीम, लोशन, जेल आती है जिनकी वजह से आपको मच्छर मॉस्किटो बाइट नहीं होगा। इसके अलावा जो है आपके रूम के अंदर जो वेरियस इंसेक्टिसाइड जो कि इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगते हैं जिसकी वजह से मच्छर किल होते हैं, वेरियस जो फ्यूम्स आती है वो उन सब का इस्तेमाल करके आप इस डिजीज से प्रिवेंशन कर सकते हो। साथ में सोशल कम्युनिटी में भी जो है समय समय पे DDT वगैरह का छिड़काव करके या जो फॉगिंग करके उन जो है मॉस्किटोज को क्या किल करके या डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो वेस्ट नाइल फीवर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस क्लास में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो ज़रूर से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो वो लाइक और शेयर भी ज़रूर से करना। मैं उम्मीद करता हूँ वेस्ट नाइल फीवर है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर कोज करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 80% पीपल में कोई सिम्टम्स नहीं, 20% में फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। जनरली इसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, सिम्टोमेटिक जो पेन किलर है, IV फ्लूइड है वो देने से भी पर्सन है वो क्योर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।